इजराइल के अंदर बड़ा हमला, सैनिकों को बस स्टॉप पर कुचला गया। 9 यहूदी सैनिक बने टारगेट। हमास बोला गाजा के नरसंहार का जवाब है ये। अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल में बड़ी तकनीकी खराबी से फ्रीजर प्लांट फेल, सैकड़ों टन मांस खराब, लाखों डॉलर का लगा चूना। और साथ में आपको बताएंगे रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश, सभी 49 लोगों की मौत। इसी के साथ आपको बताएंगे 2 और देशों के बीच लड़ाई शुरू, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण जंग, दर्जनों लोगों की अब तक मौत। और आखिर में आपको बताएंगे पीएम मोदी के दौरे से पहले मालदीव के राष्ट्रपति के साले ने पीएम मोदी को बताया आतंकवादी, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, मचा बवाल। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल के अंदर कफर यूना में गुरुवार को एक बड़ा हमला हुआ जिसने पूरे यहूदी देश में हलचल मचा दी है। मामला यह है कि इजराइल के एक बस स्टॉप पर अचानक एक गाड़ी आई और वहां खड़े सैनिकों को कुचल दिया। इस हमले में 9 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इनमें से 6 की हालत थोड़ी गंभीर है जबकि 3 को हल्की चोटें आई है। हमलावर कौन था, वीडियो बनाने तक अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हमला करके वो मौके से फरार हो गया। पूरे इलाके में इजरायली पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। वेस्ट बैंक के कुछ चेक पॉइंट को भी बंद कर दिया गया, खासकर तुलकरम इलाके के जवारा और अनाब चेक पोस्ट। इजरायली मीडिया और पुलिस ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। कहा जा रहा है कि यह एक प्लानिंग के तहत किया गया था। अचानक गाड़ी तेजी से आई और सीधे सैनिकों को टक्कर मार दी। अब बात करते हैं इस पर हमास के बयान की। दोस्तों, हमास ने इस हमले को बहादुरी वाला जवाब बताया है। उनका कहना है कि यह हमला गाजा में इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी, भूखमरी और नरसंहार के जवाब में हुआ है। हमास ने साफ कहा है कि वेस्ट बैंक में हमारा प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है और यह हमला उसका सबूत है। यही नहीं, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने भी इस हमले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह हमला पूरी तरह से जायज़ है और फिलिस्तीनी जनता के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने जिस तरह से हमला किया वो बता रहा है कि उसे इलाके की पूरी जानकारी थी। इजराइल को डर है कि ऐसे हमले और बढ़ सकते हैं, इसलिए फिलहाल आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब गाजा में इजरायली सेना लगातार हमलों में फंसी हुई है और वेस्ट बैंक में विरोध तेज हो रहा है। अब यह साफ होता जा रहा है कि सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक और इजराइल के अंदर भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और अब विरोध सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई मोर्चों पर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल फ्रीजर प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गई और सैकड़ों टन मांस यानी गोश्त खराब हो गया। इस घटना में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये घटना बेट शेमेश इलाके के एक मांस भंडारण और उत्पादन केंद्र में हुई जहां बड़ी मात्रा में मांस स्टोर किया गया था। फ्रीजर का तापमान सिस्टम भले ही -18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था लेकिन अंदर असल में तापमान बढ़ चुका था जिससे मांस पूरी तरह पिघल गया और ख़राब हो गया। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक गंभीर खराबी है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल तो फेल हुआ ही लेकिन स्क्रीन पर गलत रीडिंग भी आ रही थी। इसकी वजह से समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस हादसे के बाद इस मांस प्लांट को उत्पादन और प्रोसेसिंग पूरी तरह बंद करनी पड़ी। शलोमो इंश्योरेंस कंपनी ने भी साफ कह दिया कि ये नुकसान उनके बीमा दायरे में नहीं आता क्योंकि खराबी का कारण अब तक साफ नहीं हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने में ये ऐसी कई घटनाओं में से एक है जहां बड़ी मात्रा में ख़राब हो चुके खाने को दोबारा फ्रीज कर दिया गया और फिर इसे इजराइल के लोगों के बीच बांट दिया गया, यानी लोगों की सेहत से भी सीधा खिलवाड़ हो रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि इजराइल जो खुद यहूदी राष्ट्र है जहां खुलकर गोश्त खाया जाता है, वहां का समर्थन भारत के कुछ लोग, खासकर वो जो खुद को गौरक्ष या राष्ट्रभक्त कहते हैं, खुलकर कर रहे हैं। जो लोग भारत में बीफ खाने वालों को गद्दार कहते हैं, वही लोग आज एक ऐसे देश के साथ खड़े हैं जो बीफ समेत हर तरह का मांस बड़े पैमाने पर खाता है। तो आप इसे क्या कहेंगे, अंधभक्ति या फिर कुछ और? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की मौत हो गई। इसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे।
यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचाव कर्मियों को टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला है। रॉयटर्स के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था। अमूर के गवर्नर वासिली ओर्लो ने टेलीग्राम पर बताया कि लापता विमान अंगारा एयरलाइंस का है। लोकल इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान खाबरोवस्क ब्लागोवेस्टचेंक से होते हुए टिंडा जा रहा था। ये चीन की सीमा के पास है। टिंडा पहुंचने से पहले वो रडार से गायब हो गया और उसका संपर्क टूट गया। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार विमान पहले टिंडा एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश में नाकामयाब रहा। जब उसने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की तभी वो रडार से गायब हो गया। ताज समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ये विमान टिंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एक तय चेक पॉइंट पर भी संपर्क नहीं कर पाया। टिंडा शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6,600 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर झड़पें होने की खबर है, जहां सुबह से ही सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पहली गोली चलाने का आरोप लगाया है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर चल रही सैन्य झड़प में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झड़पों में एक सैन्य कर्मी और 11 नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि वो उन 35 लोगों में शामिल हैं जो हमले से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों ये घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक के घायल होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। थाई सेना का कहना है कि उनके कम से कम 2 सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए हैं। थाई दूतावास ने सीमा पर संघर्ष के बीच थाई नागरिकों से कंबोडिया छोड़ने की अपील की है। थाईलैंड के शिक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में विवादित सीमा के पास के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साले और सल्फी जमीयत के नेता शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा और उन पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप लगाया है। मालदीव के अखबार अधाधू की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। फिलहाल मालदीव सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव के दौरे पर जाने वाले हैं। यहाँ वो 26 जुलाई को होने वाले मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। शेख अब्दुल्ला ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा था, मोदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो आतंकवादी है। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है, पुरानी मुस्लिम ज़मीनों को लूटा और अहमदाबाद को कब्रिस्तान में बदल दिया। उन्हें मालदीव बुलाना बड़ी गलती है। शेख अब्दुल्ला मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पत्नी साजिदा मोहम्मद की ओर से बनाए गए एक संगठन से जुड़ा है। दरअसल पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे। 26 जुलाई को वहां के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये मोदी के मालदीव की तीसरी यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ अक्टूबर 2024 में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर काम शुरू किया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसे ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।